हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कुछ रिमेनिंग मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटिव मोशन करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले विंड मैन प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि विंड से मैन की वेलोसिटी अफेक्ट नहीं होती है। मैन धरती पकड़ कर चलता है तो हवा उसको इधर उधर उठा के नहीं ले जा सकती। विंड है, वो साइक्लोन वाइक्लोन नहीं है, कोई हरिकेन नहीं है। अब क्वेश्चन ये बनाया कि व्हेन मैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, he observes wind coming from north. When he doubles his velocity, he observes wind coming from northeast. Find velocity of wind, obviously in ground frame. सिंपल। तो हमें दो इन्फॉर्मेशन दी हैं, तो वेलोसिटी ऑफ विंड निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड इन ग्राउंड फ्रेम कुछ मान लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जहाँ की एक्स एक्सिस किधर है, ईस्टवर्ड, वाई एक्सिस किधर है, नॉर्थवर्ड, ऐसा मान लिया। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी कि जब मैन की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट यानी 4 आई कैप, तब वेलोसिटी ऑफ विंड एज अपीयर्स टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है, एक्स माइनस 4 आई कैप प्लस वाई जे कैप। और कैसी दिख रही है उसको ये, तो ये दिख रही है उसको कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। कमिंग फ्रॉम नॉर्थ मतलब सिर्फ जे कैप में है, वाई जो है वो नेगेटिव है और x जो है वो 4 है, तभी तो आई कैप वाला कंपोनेंट 0 हो गया। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि ये वेलोसिटी ऐसी लग रही है उसको, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। फिर क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ विंड तो वही है, वेलोसिटी ऑफ विंड तो वही है 4 आई कैप प्लस वाई जे कैप, जहाँ की y कैसा है, नेगेटिव, ठीक है ना। अब मैन की वेलोसिटी क्या हो गई, डबल, बोले तो 8 आई कैप। सब्ट्रैक्ट करा तो आया वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, नया वेलोसिटी है ये है -4 आई कैप प्लस वाई जे कैप। y नेगेटिव है, ध्यान रखना। और ये कैसी लग रही है उसको, ये लग रही है कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मतलब इसका ये एंगल 45 डिग्री है, थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर है, x कंपोनेंट है -4 और y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, तो ये भी y की वैल्यू कितनी हो गई, -4 हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ विंड इन ग्राउंड फ्रेम क्या आया, 4 आई कैप -4 जे कैप, मतलब मैग्नीट्यूड में तो ये 4√2 मीटर पर सेकेंड हो गई। और डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन जिसका x कंपोनेंट है पॉजिटिव, y कंपोनेंट है नेगेटिव, तो ये किधर जा रही है, साउथ ईस्ट में जा रही है। तो ये है ड्यू साउथ ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो इस प्रकार से दो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई थी, उससे हमने दो इक्वेशन फॉर्म करके ये दो वैल्यूज़ x और y की निकाल ली। इस तरह से विंड की वेलोसिटी मैन को कैसी अपीयर हो रही है करके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम। अब देखो, एयरप्लेन की वेलोसिटी विंड की वेलोसिटी से अफेक्ट होगी। व्हेनेवर वेलोसिटी ऑफ बोट इज गिवन, it is with respect to stationary water. Whenever velocity of swimmer is given,
इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी वाटर मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसी प्रकार से वेन एवर वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज गिवन, इट इज सपोजिंग विंड टू बी एट रेस्ट, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू विंड, नॉट इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, तो विंड प्लेन प्रॉब्लम में जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज गिवन, इट इज VPW, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है, फिर वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड में वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन ग्राउंड फ्रेम। देखो VPW इज इक्वल टू VP माइनस VW, VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, तो इसको उधर ट्रांसफर करके सोचो VPW इज इक्वल टू VP माइनस VW, तो ये फॉर्मूला उसमें काम आएगा। दूसरी बात, एक साइन रूल होता है, वो बड़ा काम आता है इसमें। साइन रूल क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई ज़रूरी नहीं कि इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये एंगल मान लो है A और इसके सामने की साइड लेंथ स्मॉल a, ये एंगल है B कैपिटल B, इसके सामने की साइड लेंथ स्मॉल b, ये एंगल है कैपिटल C, इसके सामने की साइड लेंथ स्मॉल c, तो साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C, ऐसा होता है। यह है साइन रूल। अब जैसे अपन ने रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ी थी, उसमें रिवर जो है वो मीडियम था, उसके अंदर बोट चलती थी, तो रिवर की वेलोसिटी जो है, वाटर की वेलोसिटी जो है वो बोट की वेलोसिटी को अफेक्ट करती थी, बहा के ले जाती थी बोट को, ड्रिफ्ट हो जाता था, तो उसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करने के लिए अप स्ट्रीम साइड में एफर्ट लगाना पड़ता था। उसी प्रकार से यहाँ विंड एक मीडियम है जिसमें प्लेन चल रहा है, तो विंड की वेलोसिटी प्लेन की वेलोसिटी को अफेक्ट करेगी। तो मान लो कि सिचुएशन ऐसी है कि मुंबई से एक प्लेन को जाना है दिल्ली, मुंबई से एक प्लेन को जाना है दिल्ली, और हवाएं जो हैं पूरे भारत में ड्यू नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ हवाएं चल रही हैं, तो उसको अपना प्लेन कैसे उड़ाना चाहिए, किस डायरेक्शन में उड़ाना चाहिए कि वो मुंबई से चल के सीधा दिल्ली पे पहुंच जाए। तो भाई उसको थोड़ा अप स्ट्रीम साइड में इधर भोपाल की तरफ अपना रुख रखना चाहिए, डायरेक्शन रखना चाहिए, सपोजिंग विंड टू बी एट रेस्ट, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। उसमें ये वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड हो जाएगी, तो रिजल्टेंट VPG ऐसा आ जाएगा। तो आपसे वो इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में प्लेन को चलाना चाहिए, स्टीयर करना चाहिए, उड़ाना चाहिए कि हम जहाँ चाहते हैं हमारे डेस्टिनेशन पर हम पहुँच जाएं। विंड की वेलोसिटी दी हुई है, प्लेन की वेलोसिटी भी दी हुई है। प्लेन की जो वेलोसिटी दी होगी वो विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी विंड यानी विद रिस्पेक्ट टू विंड है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन बनाया कि स्टेशन A से स्टेशन B 1000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। स्टेशन B इज लोकेटेड 1000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ A। वेलोसिटी ऑफ
plane with which it can move is say 400 km per hour and velocity of wind in ground frame is suppose 200 root 2 km per hour due north. In which direction should pilot steer the plane to go from A to B? ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो जैसे कि अभी अपनी चर्चा हुई थी कि इसको थोड़ा अप स्ट्रीम साइड में, अब देखो हवाएं तो ऐसी चल रही हैं, है ना, तो इसको थोड़ा इस डायरेक्शन में एफर्ट लगाना चाहिए। VPW ये है 400, तो विंड इसको फोर्स लगाएगी नॉर्थवर्ड। वेलोसिटी ऑफ विंड इन ग्राउंड फ्रेम ये है 200 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। तो वो ए से बी पहुंच जाएगा। वो हमेशा डायरेक्शन अपनी A to C रखेगा। वो यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा, उसको हवा यहाँ पहुँचा देगी, फिर वो यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा, हवा उसको यहाँ पहुँचा देगी, और वो A से B पहुँच जाएगा। वो अपना एफर्ट ऐसा रखेगा अलॉन्ग AC। तो ये डायरेक्शन बताना है अपने को। तो क्या किया जाए, तो इसमें ये ट्रायंगल बन गया ABC, इसमें साइन रूल लगाया जाए। इसमें एंगल और साइड लेंथ हमें पता है। देखो ये वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये है 400 किलोमीटर पर आवर, ये है 200 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी इसको अपन ने टू द स्केल मान लो बनाया। अभी नॉर्थ ईस्ट बताया, तो ये एंगल कितना होगा 45, तो ये एंगल कितना होगा 45। तो अपने को दो साइड लेंथ पता है और एक एंगल पता है। ये एंगल निकाल सकते हो क्या? अगर ये निकल जाए तो मज़ा ही आ जाए, फिर तुमको डायरेक्शन मिल गई A to C। तो इस ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा जो मुझे निकालना है डिवाइडेड बाय उसके सामने वाली साइड, और एक एंगल मुझे पता है साइन 45 उसके सामने वाली साइड। तो साइन थीटा कितना आया 1/2, तो थीटा कितना आया 30 डिग्री। तो आंसर क्या आया, ही शुड स्टीयर द प्लेन एट एन एंगल 45 + 30 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये आंसर आ गया। फिर इसमें पूछा बी पार्ट बना के कि ऑल्सो फाइंड जर्नी टाइम। ये है थोड़ा दमदार क्वेश्चन। A से B तक जाने में टाइम कितना लगेगा, 1000 किलोमीटर है। तो अपन चाहें तो ये जो ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी है इस साइड से रिप्रेजेंट हो रही है AB, ये VPW, ये VWG। तो ये वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम वाली कितनी हो जाएगी, तो ये अगर 30 है, ये 75 है, तो ये कितना होगा 105। तो एक तरीका तो ये है कि आप साइन ऑफ 105 डिग्री डिवाइडेड बाय VPG ऐसा करके, और साइन 105 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन A cos B प्लस cos A साइन B करके 60 + 45 मान लो। तो मैं साइन ऑफ 105 डिग्री की वैल्यू निकालूं, इसको मैंने लिखा साइन ऑफ 60 + 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन A cos B प्लस cos A
साइन बी, √3 + 1/2√2 ऐसा आ गया। तो VPG कितना होगा? तो यहाँ से देखो ये साइन थीटा कितना है, या यहाँ से देख लो ये है 1/400√2, और यहाँ से ये साइन 105 कितना आया? √3 + 1/2√2, और एक ये VPG, तो VPG कितना आया? तो VPG ये √2 से √2 कैंसिल, VPG यहाँ आ गया, तो ये जाएगा ऊपर जाके 200 × √3 + 1। इस तरह से अपन ने VPG निकाल लिया। अब टाइम कैसे निकालें? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो। डिस्टेंस कितनी है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड 200 √3 + 1। तो ये सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 5 बचेगा ऊपर, और नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये फ्रैक्शन ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा। √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो नीचे क्या आएगा? 3 - 1 यानी 2, तो ये हो जाएगा 2.5 × √3 - 1 इतने आवर्स। ऐसे अपन टाइम निकाल सकते हैं। हो गया क्लियर? क्या फ़ायदा उठाया अपन ने साइन रूल का कि एक बार तो अपन ने इससे एंगल निकाला और एक बार अपन ने इससे VPG निकाला। VPG A to B, देखो ये VPW है, AC के अलॉन्ग VPW, एक CB के अलॉन्ग है VWG, इनको ऐड करेंगे तो ये VPG ऐसा आ जाएगा, साइड AB से रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। तो VPG निकालने की एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो आगे मैं यूज़ करूँगा। काम की ध्यान से सुनना, थोड़ी आपको समझने में दिक्कत आएगी। कि मान लो ये A से B जाना था, अब हमारे पास एक वेलोसिटी तो ऐसी है प्लेन की विथ रिस्पेक्ट टू विंड, सपोजिंग विंड टू बी एट रेस्ट, और एक ऐसी है वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन ग्राउंड फ्रेम, ये जगह वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं इसको वेलोसिटी को v कह रहा हूँ, v, और विंड की वेलोसिटी को u। जैसे अपन रिवर बोट प्रॉब्लम में पानी की वेलोसिटी को u लेते थे और बोट की या स्विमर की वेलोसिटी को v लेते थे। तो ये है आपका v, ये है आपका u, और ये है आपका VPG जो आपको निकालना है। इस वेलोसिटी ट्रायंगल में देखो, इन दोनों का वेक्टर सम करना है। अब मज़े की बात यह है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में x एक्सिस मान लूँ और इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y एक्सिस मान लूँ, और फिर इस v के दो कंपोनेंट निकालूँ, तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट का वेक्टर हो गया? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर हो गया। इसका x कंपोनेंट तो आएगा पॉजिटिव, ये बनेगा Vx, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक बनेगा Vx, और Vy तो वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर है ना, इसका एक तो इसके लेफ्ट में आएगा, एक इधर आएगा, तो इधर जो आएगा वो ऐसा दिखेगा, ये Vy है। अब इस Vy को मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये Vy है,
कैसे? अरे भाई ए से अपन एम गए और एम से अपन सी आए, तो अपन ने वेलोसिटी v को कैसे लिखा? ए एम वेक्टर प्लस एम सी वेक्टर, ठीक है ना। इसी प्रकार से u का क्या होगा? u के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर होगा, इतना था, ये होगा आपका ux x कंपोनेंट, और ये होगा आपका इधर ऐसा, ये होगा y कंपोनेंट, ये है uy। तो मैं u को क्या लिख सकता हूँ? x कंपोनेंट तो है mb और y कंपोनेंट है cm, तो ये जो ना दोनों कैंसिल हो जाएंगे y कंपोनेंट, क्योंकि दोनों का जब सम कर रहे हैं तो अपन वैसे भी x एक्सिस के अलॉन्ग ही आ रहा है आंसर, तो रिजल्टेंट VPG x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो y कंपोनेंट तो कैंसिल होने ही हो गए। तो अपना फाइनल क्या आया? VPG AM प्लस MB। VPG क्या आया? AM प्लस MB, x कंपोनेंट ऐड हो गए। अब AM कितना है? तो ये एंगल कितना था अपना? 30 डिग्री थीटा, और ये वाला एंगल कितना था? ये था अपना 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा v cos 30, मतलब 400 cos 30, और ये हो जाएगा u cos 45, मतलब 200√2 cos 45। तो ये बन जाएगा √3/2, और ये है 1/√2, तो ये आया 200√3 + 1 किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम निकाला था अपन ने, टोटल डिस्टेंस क्या थी? AB 1000 किलोमीटर, उसमें अपन ने ये 200√3 + 1 से किलोमीटर पर आवर डिवाइड किया था, तो आवर्स में ये आंसर आ गया था 500/√3 + 1, जो भी अभी अपन ने कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके से देखना आपको आना चाहिए, और इसका यूज़ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ही करने जा रहा हूँ। देखिए, तो अगली सिचुएशन देखिए कि A से B एक प्लेन को जाना है तथा फिर B से वापस A पर आना है, टू एंड फ्रो जर्नी है। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड दे रखा है v, और वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखा है u एट एंगल थीटा विथ AB। तो ये डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा, ये u की डायरेक्शन है। अब बताना है टोटल जर्नी टाइम A to B प्लस B to A। तो क्या करेंगे? तो पहले इसके जाने की व्यवस्था करी जाए, फिर इसके लौटने की व्यवस्था करी जाए, दोनों में टाइम निकाला जाए और ऐड किया जाए। तो जाने के लिए क्या करूं मैं? तो जाने के लिए A to B जाना है, यहाँ से सॉल्यूशन होता है शुरू कि ये तो है u एट एन एंगल थीटा, है कि नहीं? इस वेक्टर को यहाँ बना दिया मैंने, और ये है आपका v। थोड़ा अप स्ट्रीम साइड में हवा ऐसे ले जाना चाहती है ना, तो थोड़ा अप स्ट्रीम साइड में इसने एफर्ट लगाया, तो ये वहाँ पहुँच गया। A से इसने C की डायरेक्शन पकड़ी, AC डायरेक्शन में ये हमेशा प्लेन को स्टीयर किया, चलाया। अब ये एंगल क्या है? मान लो अल्फ़ा। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ प्लेन VPG कितनी आएगी? तो इसका कंपोनेंट ले लो, एक A से यहाँ तक वेलोसिटी v का कंपोनेंट और u का कंपोनेंट m से b तक। तो VPG हमको पता पड़ जाएगा। अब देखिए
अल्फ़ा निकालना है तो साइन रूल लगाया, साइन रूल साइन अल्फ़ा अपॉन यू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन वी। तो साइन अल्फ़ा कितना आया, यू अपॉन वी साइन थीटा। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो कॉस अल्फ़ा कितना होगा, कॉस अल्फ़ा होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वी स्क्वायर। तो कॉस अल्फ़ा कितना आया, ये आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय वी। तो टाइम कितना लगा ए टू बी जाने में, तो ये डिस्टेंस ए बी मान लो दी हुई है क्वेश्चन में डी, डिस्टेंस दी हुई है क्वेश्चन में डी। तो डिस्टेंस डी ट्रेवल करा विथ व्हाट स्पीड, तो यहाँ से देखो वी कॉस अल्फ़ा प्लस यू कॉस थीटा, वी कॉस अल्फ़ा प्लस यू कॉस थीटा, ये हमारा टाइम आ गया ए टू बी जाने का। क्लियर। अब मुझे वापस उड़ा के लाना है बी टू ए। तो बी टू ए के लिए मैं क्या करूं, तो मैंने यहाँ पर फिर से एक फिगर बनाया बी टू ए के लिए। अब की बारी बी टू ए आ रहा है। विंड कैसी है, विंड ऐसी है यू, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करना। तो प्लेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा v, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, और ये कितना होगा पता नहीं, बीटा पता नहीं बीटा। तो निकालो ज़रा बीटा। तो मैंने लिखा इसमें ट्रायंगल रूल से साइन बीटा अपॉन वी इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। क्यों भैया, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन साइन बीटा अपॉन यू, सॉरी साइन बीटा अपॉन यू इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन वी। तो यहाँ से साइन बीटा आया u अपॉन वी साइन थीटा। इसका मतलब अल्फ़ा बड़ा कि बीटा, तो दोनों बराबर है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। तो अब टाइम बी टू ए कितना हो जाएगा, वही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब कंपोनेंट देखो, v का कंपोनेंट होगा v कॉस बीटा, कितना बड़ा होगा, यहाँ तक का, ये m है। उसमें से u का कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, तो ये एंगल कितना है, ये तो थीटा, आज इसका सामने का अपोजिट एंगल है ये, तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा। इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, bm में से ma सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये हो जाएगा v कॉस बीटा माइनस u कॉस थीटा, और बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है, ये ध्यान रखें, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है, ये भी अभी हमने प्रूव करा। अब इन दोनों टाइम को ऐड कर दो तो टू एंड फ्रो मोशन का टाइम आ जाएगा। तो उसको ऐड करने के लिए इधर का बोर्ड में क्लीन करता हूँ। तो देखिए टोटल टाइम जो है वो होगा टी ए बी प्लस टी बी ए, मतलब टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी कॉस अल्फ़ा प्लस यू कॉस थीटा प्लस डी अपॉन वी कॉस अल्फ़ा, अब बीटा को मैं अल्फ़ा ही लिख देता हूँ, माइनस यू कॉस थीटा। इसको मैंने आगे सिंप्लीफाई करा, एलसीएम लिया, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, डी तो कॉमन आ जाएगा,
ये यू कॉस थीटा कैंसिल होकर 2v कॉस अल्फ़ा ऐसा बचेगा। अब इसमें अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, वो रख दो। तो v कॉस अल्फ़ा कितना है, 2d में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं v कॉस अल्फ़ा, रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में v कॉस अल्फ़ा की वैल्यू रखी मैंने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें यू स्क्वायर कॉमन ले लें, माइनस यू स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आया 2d रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरह से टोटल जर्नी टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। फाइन। चलो अब रिलेटिव वेलोसिटी का एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर एक टफ क्वेश्चन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, एससी वर्मा में दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, उसके वर्टाइसेस पे 3 पार्टिकल हैं और तीनों इस प्रकार से मोशन करते हैं कि A की वेलोसिटी हमेशा B की तरफ, B की वेलोसिटी हमेशा C की तरफ और C की वेलोसिटी हमेशा A की तरफ होती है। उनकी स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v है और साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल D है। तो फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल मीट, फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल मीट, फाइंड टाइम आफ्टर विच दे मीट, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या करने का, तो देखो ये सेंट्रॉइड पे मिलेंगे सिमेट्री से, ये चलते 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 ऐसे, ये इसका पाथ ऐसा होगा ग्राउंड फ्रेम में और इसका पाथ ऐसा होगा। थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ आ जाएगा A, तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल B की तरफ डायरेक्टेड होगी और B की वेलोसिटी टेंजेंशियली, देखो B की वेलोसिटी हमेशा C की तरफ डायरेक्टेड होगी। तो C यहाँ होगा, B यहाँ होगा, A यहाँ होगा और इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी। तो ये रहेगा हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा रोटेट होता हुआ, छोटा होता 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 सेंट्रॉइड पर ये तीनों मिल जाएंगे। तो इसमें हमेशा एक बात देखो कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B है, जो इनिशियली D थी, इट इज़ रिड्यूसिंग एट व्हाट रेट। तो A की वेलोसिटी v डायरेक्टली B की तरफ है, जो कि D को कम करने का काम कर रही है, लेकिन B की वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर है। तो इसका ये जो कंपोनेंट आएगा ना इधर v cos 60, ये तो डिस्टेंस D को कम करने का काम कर रहा है, लेकिन ये जो वाला कंपोनेंट आएगा v sin 60, ये इस AB को रोटेट करने का काम कर रहा है, इसलिए रोटेट हो रहा है। तो बताओ AB किस रेट से कम हो रही है, v प्लस वी cos 60। अच्छा, जब ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तब भी ये सही है कि इसकी वेलोसिटी v तो पूरी पूरी आपको ऐसी मिल रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी v का एक कंपोनेंट आएगा इधर v cos 60। तो हमेशा ये जो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B है, इट विल बी रिड्यूसिंग एट ए रेट v प्लस वी cos 60। तो टाइम कितना लगेगा इसको, तो टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस D है जो कि कम हो रही है एट ए रेट, कम हो रही है एट ए रेट v प्लस वी cos 60। तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 3v/2। तो t इज इक्वल टू 2d/3v, ऐसे आंसर आ गया। ठीक है ना। अगर मान लो ये ट्रायंगल नहीं होता, स्क्वायर होता, और यही सेम क्वेश्चन होता कि ये स्क्वायर है
ए बी सी डी, उसके वर्टाइसेस पे 4 पार्टिकल हैं जो कि ए की वेलोसिटी v डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी, बी की वेलोसिटी v डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी, सी की वेलोसिटी v डायरेक्टेड टुवर्ड्स डी और डी की हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए होती है। साइड ऑफ द स्क्वायर मान लो डी है, तो ये कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो ये सिमेट्री से सेंटर पे मिलेंगे, ना इसके पास ना उसके पास। इस तरीके से ये घूमते हुए दूरदर्शन बनाते हुए, थोड़ी देर बाद देखो ना, थोड़ी देर बाद ए यहाँ होगा, इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली इधर बी की तरफ, बी की टेंजेंशियली सी की तरफ, सी की टेंजेंशियली डी की तरफ और डी की टेंजेंशियली ए की तरफ, ऐसा बैठेगा मामला। तो यहाँ पर देखो कि ये जो डिस्टेंस है ए बी इक्वल टू डी इनिशियली, ये किस रेट से कम हो रही है, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा अलोंग ए बी, ये तो सिर्फ रोटेट करने के काम आ रहा है। ये वेलोसिटी सिर्फ ये v वेलोसिटी से ही रिड्यूस हो रहा है d, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, तो इसमें टाइम लगेगा टोटल डिस्टेंस टू बी रिड्यूस्ड d एट व्हाट रेट इट इज़ रिड्यूसिंग ओनली v। इसी तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हो किसी भी रेगुलर हेक्सागोन के लिए। जैसे मान लो वो होता क्या, एक रेगुलर हेक्सागोन, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये रेगुलर हेक्सागोन के लिए मैंने देखा, अब ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ सेंटर पे सब मिलने वाले हैं, और वही सीन है कि ए की वेलोसिटी बी की तरफ, बी की वेलोसिटी सी की तरफ, सी की डी की तरफ, डी की ई की तरफ, ई की एफ की तरफ, एफ की ए की तरफ, और वो वेलोसिटी कितनी है वी, है ना। और ये डिस्टेंस लेंथ ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन डी दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, तो अब कंपोनेंट देखो, ए बी के अलॉन्ग ये ए बी, और ये इधर वेलोसिटी है इसकी v, इसकी इधर है v, ये एंगल 60 है, तो ये v और इसका इधर वाला कंपोनेंट आएगा v cos 60। ये तो बल्कि b तो जो ना a से दूर जा रहा है, तो ये डिस्टेंस AB जो है d, इस b के मोशन के कारण रिड्यूस थोड़ी हो रही, बढ़ रही है। ये v से b को अप्रोच कर रहा है और ये b उधर भाग रहा है v cos 60 यानी v/2 से। तो टाइम कितना लगेगा, तो AB डिस्टेंस यानी d इज रिड्यूसिंग एट ए रेट v माइनस v cos 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 2d अपॉन v। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको तो सिर्फ एक साइड पकड़ के देखना है कि एक तो भाई जाएगा डायरेक्टली टुवर्ड्स बी, ये बी का जो नाटक है वो कैसा है, ये अवे जाने का है तो ये बढ़ाने का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर है तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, जो भी कुछ है डी विल बी रिड्यूसिंग एट ए रेट वी। और इसमें देखो तो इसमें ये इधर v से आ रहा है और इसकी वेलोसिटी v ऐसी है, ये वाली वेलोसिटी v ऐसी है कि इसका ये कंपोनेंट v cos 60 इसको रिड्यूस कर रहा है, तो v प्लस v cos 60 हो गया, v प्लस v cos 60 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन देखिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन समझना पहले। सेपरेशन L between two particles moving with constant velocities is as shown in graph। और ऐसा ग्राफ दिया है टाइम के साथ सेपरेशन का, मीटर में सेपरेशन है, ये 24 मीटर है, ये 12 मीटर है, यहाँ 4 सेकंड का टाइम है,
ये ग्राफ यहाँ से ऐसे आकर और ऐसे जा रहा है। आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ कर्व आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो बताओ क्या समझ में आया? सेपरेशन L बिटवीन टू पार्टिकल्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज इज एज शोन। पहले तो सेपरेशन कम हो रहा है और फिर बढ़ने लगा, मतलब वो कोलाइड तो नहीं कर रहे, कोलाइड तो नहीं कर रहे। कोलाइड करते तो उनके बीच का सेपरेशन 0 हो जाता। तो समझो कि जैसे यहाँ पर एक A है मूविंग, यहाँ एक B है मूविंग, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन टाइम t इक्वल टू 0 पर कितना है? 24 मीटर। अब रिलेटिव टू A की फ्रेम में काम कर रहा हूँ, A को तो मैंने रेस्ट में कर दिया। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A कैसी है? A की तरफ है क्या? नहीं। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A कुछ ऐसा है। तो कुछ देर बाद t इक्वल टू 4 सेकेंड पर ये B यहाँ C वाली लोकेशन पर आ गया। ये जो डायरेक्शन आ रही है आपकी, ये वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A की डायरेक्शन है। अब अगर आप देखें, ये डिस्टेंस जो है मिनिमम सेपरेशन इनके बीच का, ये कितना है? 12 मीटर। 4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आया, तो VBA कैलकुलेट हो सकता है। पर काय के लिए करना है VBA कैलकुलेट? इन्हें तो dl/dt पूछा ना। तो पहले समझो कि dl/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो इस सीन में बहुत देर बाद, मान लो ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, बहुत देर बाद ये जो डायरेक्शन है ये लगभग एक ही हो जाएगी, और A पार्टिकल और B पार्टिकल के बीच का सेपरेशन अब किस रेट से बढ़ रहा है? वही जो VBA है, उसी रेट से इनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है। तो VBA अगर कैलकुलेट कर लो तो वो आंसर है। अब VBA क्या होगा? तो ये देखो, ये 12 है, ये 24 है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 12√3 ऐसा आ जाएगा। तो बताओ VBA कितना आया? ये आया 12√3 मीटर डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड, तो ये हो गया 3√3 मीटर पर सेकेंड dl/dt। ये मेरा आंसर है, dl/dt आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ बहुत आगे जाने के बाद ये जो स्लोप आएगा dl/dt। कितना शानदार क्वेश्चन है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ समाप्त किया जाए। नेक्स्ट लेक्चर अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे करेंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। अब आपका ये कठिन वाला दौर लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद की फिजिक्स पूरी आसान है, आखिरी तक, 12th के एंड तक। थैंक यू वेरी मच।